दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 8 अगस्त 2022। तो 8 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 7 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया है। ऑप्शंस हैं 7 अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। अब ये किसके द्वारा मनाया गया है, तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 को हुई थी। और किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? चेन्नई से। ठीक। और ये 7 अगस्त को ही क्यों डेट चुनी गई विश्व हथकरघा दिवस की? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इसीलिए 7 अगस्त की डेट को लिया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 1 अगस्त को अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। यदि ऑप्शन सी की बात करें 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती मनाई गई थी। यदि ऑप्शन डी की बात करें 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी ओली, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय की पहल है। ये 5 से 11 अगस्त 2022 तक 10 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। ये क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो ये हर घर तिरंगा पहल को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 12 मार्च 2021 को हुई थी। ये डेट आप नोट कर लेंगे, पूछी जा सकती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत अधिक चर्चा में है। तो 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है, वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, 12 मार्च की डेट ही क्यों ली गई इसके लिए? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। इसीलिए 12 मार्च की डेट को प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो हिरोशिमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये? तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था। ठीक, 6 अगस्त को परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। और इसके साथ ही आप याद रखेंगे, दूसरी डेट लिखी हुई है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को एक दूसरा शहर है जापान का ही, नागासाकी, उस पर बम गिराया गया था। कैसा बम? परमाणु बम, जिन्होंने बहुत ही विध्वंस मचाया था। करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। आज भी उसका असर देखने को मिलता है। वहाँ पर लोग विकलांग तक पैदा होते हैं। ठीक। और अन्य डेट्स की बात करें तो ये भी ऐतिहासिक डेट हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और साथ ही 15 अगस्त की डेट इसलिए भी आप याद रखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वो भी 15 अगस्त को ही हुआ था, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए ने जापान के ऊपर बम गिरा दिए थे। तो जापान ने 15 अगस्त को समर्पण कर दिया था। तो विश्व युद्ध भी तभी समाप्त हो गया था। बात करें 14 अगस्त की, तो
तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था भारत से टूटकर। तो इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। अब बात परमाणु हथियारों की हो रही है, तो वर्तमान में यदि परमाणु हथियारों की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं? तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं वो रूस के पास हैं, दूसरे स्थान पर अमेरिका के पास हैं और तीसरे स्थान पर चीन के पास हैं। हालांकि इस विभीषिका को रोकने के लिए, परमाणु बम प्रसार को रोकने के लिए एक परमाणु अप्रसार संधि भी 1970 में लागू हुई थी और 191 उसके सदस्य देश हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो देश इसमें शामिल हैं सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार उन्हीं के पास हैं। इसमें रसिया भी शामिल है, तो आप देख रहे हैं पहले स्थान पर रसिया है, इसमें अमेरिका शामिल है तो दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तो इस संधि का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। याद रखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि जो कि 1970 से लागू है उस पर भारत ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये साझेदारी किसने की है? आईआईटी रुड़की ने की है। किसके साथ? डीआरडीओ के साथ। तो पहले डीआरडीओ की बात हो रही है, तो डीआरडीओ की जानकारी ले लीजिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके हेड की तो जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। इसके मोटो की बात करें तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। अब अन्य ऑप्शंस को देखें तो आईआईटी मद्रास इसमें लिखा हुआ है, तो आईआईटी मद्रास से जो करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उनको बताता हूं। तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीले कणी केंद्र लॉन्च किया था। नीले कणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर की बात करें, बहुत चर्चा में रहा है, एक निर्माण त्वरक कार्यक्रम इसने लॉन्च किया। अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की और डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद भी आईआईटी कानपुर करने वाला है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए सुधीर, ऑप्शन बी मुरली शंकर, इसे कर लेंगे मुरल नहीं है, मुरली शंकर, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी तेजस्विन शंकर। तो ये किसने उपलब्धि हासिल की है? भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो ये तेजस्विन शंकर ने जीता है। ठीक, अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो पावर पैरा लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता है? सुधीर ने जीता है, जो कि ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे। पुरुषों की लॉन्ग जंप में पहला रजत पदक किसने जीता है? तो वो मुरली शंकर ने जीता है। और मीराबाई चानू को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पहला स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने 49 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आसिफ गफूर, ऑप्शन बी मनीषा रुपेटा, ऑप्शन सी डैरेन सैमी, ऑप्शन डी इंदरमीत गिल। तो एक किसे? आसिफ गफूर को नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, मनीषा रुपेटा ये भी पाकिस्तान की रहने वाली हैं, ये एक हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान में पहली हिंदू डीएसपी बनी है। दूसरा है, ये लिखा है डैरेन सैमी, ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, इन्हें सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से पाकिस्तान द्वारा नवाजा गया है। इंदरमीत गिल की बात करें तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भारत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगफेंग मिसाइल का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन,
ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ताइवान। तो डोंगफेंग मिसाइल का संबंध किससे है? चीन से है। ठीक, अब ये चर्चा में क्यों है? तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि द्वीप के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी में डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप चीन पर लगाया गया है। ठीक, तो इस मिसाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसकी जो रेंज है वो 373 मील है और ये इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.1 मीटर इसकी लंबाई है। पेलोड की बात करें तो 500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में ये सक्षम है। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो पंचामृत योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये किससे संबंधित है? तो जो गन्ना किसान हैं वो गन्ने के साथ कुछ और अन्य फसलों को भी उगाएं, उसके लिए प्रेरित करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पोर्ट लुइस, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गोवा। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन भी अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है हाल ही में, और IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। तो दोनों जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्यांगना, ऑप्शन डी अभिनेत्री। तो ये एक असम की रहने वाली थी और ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक, अब असम से रिलेटेड मैं आपको कुछ अन्य करंट बताता हूँ, जैसे कि दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम के ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। असम ने हाल ही में स्वर्णवीर नारी योजना लागू की थी। असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है और जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भी असम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल किस स्थान पर रही है? तो वॉलमार्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल पहले स्थान पर रही है। अच्छा, भारत की कुछ कंपनियों की स्थिति मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि 98 पोजीशन पर भारत की LIC रही है। यदि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 104वें स्थान पर रही है। याद रखेंगे, LIC 98 पोजीशन पे है और भारत का रिलायंस कौन से पोजीशन पे है? 104 नंबर पर है वर्तमान में। नेक्स्ट है, भारत पे ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नलिन नेगी, ऑप्शन बी सुरेश N पटेल, ऑप्शन सी आगस्ट तानोकुआमे, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। सुरेश N पटेल को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात करें अगस्त तानोकुआमे की, तो विश्व बैंक के भारत के कंट्री निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात करें सत्येंद्र प्रकाश की, तो इन्हें PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। अच्छा, पुण्य कोटि दत्तू योजना ये है क्या? तो इसमें गायों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने के लिए यह योजना है। गायों को इसमें गोद लिया जाएगा। की बात हो रही तो कर्नाटक की भी जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत हैं, राजधानी बंगलुरु है, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं।
बात करें प्रमुख भाषाओं की तो कन्नड़ और तेलुगु प्रमुख भाषाएं हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष चंदन का पेड़ है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 28 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं। विधानसभा सीट 224 हैं और विधान परिषद सीट 75 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का क्या नाम है? ऑप्शन ए वर्चुअल लाइब्रेरी पोर्टल, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति पोर्टल, ऑप्शन सी भारत की डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी भारतीय ज्ञान पुस्तकालय। तो भारतीय संस्कृति पोर्टल इसका नाम है। ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और IIT बॉम्बे द्वारा इसे विकसित किया गया है और 3.04 लाख डिजिटल कलाकृतियाँ इसमें वर्तमान में मौजूद हैं। और कौन सी भाषाओं में वर्तमान में? हिंदी और अंग्रेजी में। केवल हिंदी और अंग्रेजी में अभी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी शिलोंग, ऑप्शन डी ईटानगर। तो ये कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है। अब इसकी स्थापना की बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसकी स्थापना की बात करें तो सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। याद रखेंगे, अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है कि ये 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 110 परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा। ऐसी जानकारी इसके हवाले से दी गई है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। ये किसको हरा करके किया है? तो न्यूजीलैंड की टीम को हरा करके कांस्य पदक हासिल किया है। अब अन्य भी एथलीट का मैं आपको बता दूं कौन कौन से पदक हाल ही में हासिल किए गए हैं। वैसे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो भारतीय महिला फेंक हैं अन्नू रानी, ठीक, भारतीय एक महिला जेवलिन थ्रोअर हैं अन्नू रानी, उन्होंने भाला फेंक में, महिला भाला फेंक में कांस्य पदक हासिल किया है। पुरुष ट्रिपल जंप में एल्थोस पाल ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। 51 किलोग्राम पुरुष मुक्केबाजी में अमित पंघाल ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है और 48 किलोग्राम महिला वर्ग मुक्केबाजी में नीतू घंघास ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो हाल ही में जगदीप धनखड़ ने 14वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और किसको हरा करके जीता है? तो ऑप्शन सी में जो लिखे हुए हैं मार्गरेट अल्वा, इनको हरा करके जीता है। बात करें द्रौपदी मुर्मू की तो ये भारत की अभी हाल ही में नवनिर्वाचित 15वीं राष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू जगदीप धनखड़ से पहले यानी कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति थे, यानी कि 13वें उपराष्ट्रपति थे और 14वें अब कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़ बन गए हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब चलिए कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, यानी कि 7 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये किसे नियुक्त किया जाएगा? जस्टिस यूयू ललित को। किस राज्य की नई आदिवासी भूमि नीति के तहत आदिवासी 50 बीघा जमीन अपने पास रख सकते हैं? तो ये असम में है। नेक्स्ट है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये सुधीर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टीफन बारकर की किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो उसका नाम है लायन ऑफ द स्काइज, हरजीत सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट है, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का संबंध किस देश से है? तो ये भारत से है।
नेक्स्ट है अक्टूबर में होने वाली यूएनएससी की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में स्वदेशी लेजर गाइडेड ATGM का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किसने किया है? DRDO ने। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो ये ओडिशा को चुना गया है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा प्राथमिक ऊर्जा के मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में भारतीय नौसेना की ऑल वुमेन क्रू ने स्वतंत्र रूप से उत्तरी अरब सागर में समुद्र टोही और निगरानी मिशन पूरा किया है। इस मिशन की कप्तानी किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने इसकी कप्तानी की थी। RBI ने मौद्रिक समिति की बैठक में रेपो रेट दर को कितना कर दिया है? तो ये कितना कर दिया है? 5.40% कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपए FRP को मंजूरी दी है? तो ये 305 रुपये दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? तो ये बिहार मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे कौन थे? अभिनेता थे। नेक्स्ट पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग से किस राज्य ने समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। तो हमने आज के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लिया है। यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।